नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो बात एयर स्ट्राइक से मुसीबत में फंसे इजराइल की। इजराइल इस समय चौतरफा हमले कर रहा है। आधा दर्जन मोर्चे उसने खोल रखे हैं। अब उसके निशाने पर यमन है, जहां उसने जबरदस्त हवाई हमले किए, लेकिन इन हमलों से इजराइल खुद ही बुरी तरह से घिर गया है। क्योंकि जब इजराइल यमन की राजधानी सना पर हमले कर रहा था, उस समय एयरपोर्ट पर WHO चीफ भी मौजूद थे। इजराइल ने WHO चीफ पर बरसाए बम। हम इसी खबर पर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बड़ा खुलासा। ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा सऊदी अरब। और चलते चलते में देखेंगे डॉलर को चुनौती देगा रूस। बात इजराइल की। इजराइल इस समय पूरे मिडिल ईस्ट को निशाने पर लिए हुए है। ईरान के साथ उसका टकराव चल रहा है। गजा को मलबे के ढेर में तब्दील कर चुका है और ये भी साफ कर दिया गया है कि गजा से वो अपनी सेना वापस नहीं बुलाएगा। लेबनान में कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम चल रहा है, तो सीरिया और इराक में वो अभी भी बमबारी कर रहा है। सीरिया के कुछ हिस्सों पर उसने कब्जा भी कर लिया है और अब खबर आ रही है कि उसने यमन की राजधानी सना में जबरदस्त हमला किया है। सना का एयरपोर्ट भी इजरायली के टारगेट पर है। इस हमले में WHO चीफ टेड्रोस एडहेनोम बाल बचे। टेड्रोस थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट से रवाना होने वाले थे, तभी इजराइल की तरफ से यह हमला हुआ। हमले में विमान का एक क्रू घायल हुआ है। इसके अलावा अन्य 2 लोगों की जान चली गई। टेड्रोस ने एक्स पर पोस्ट कर इस हमले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि जब हम प्लेन में सवार होने वाले थे, उसके 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर बमबारी हुई। हमले में रनवे को नुकसान पहुंचा है। टेड्रोस और उनके साथियों को रनवे की मरम्मत होने तक इंतजार करना होगा। उन्होंने हमले में जिन लोगों की जान गई उनके प्रति दुख भी जताया। टेड्रोस और उनकी टीम संयुक्त राष्ट्र की टीम के स्टाफ की रिहाई को लेकर बातचीत करने यमन पहुंची थी। लेकिन इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक कर दी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सना एयरपोर्ट पर इजरायली हमले की निंदा की है। उन्होंने इजराइल से अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने के लिए भी कहा है। गुटेरेस ने कहा कि आम नागरिकों और मददगारों को निशाना ना बनाया जाए। उन्होंने सना एयरपोर्ट, लाल सागर में मौजूद पोर्ट और बिजली घरों पर हो रहे इजरायली हमलों को लेकर चिंता जताई है। साथ ही इजराइल और हूती विद्रोहियों से सैन्य कार्रवाई बंद करने और संयम बरतने के लिए कहा। दूसरी तरफ IDF ने दावा किया है कि उसने इस एयर स्ट्राइक में हूतियों के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। वहीं दूसरी तरफ हूती विद्रोही भी लगातार इजराइल को निशाना बना रहे हैं। 16 दिसंबर से अब तक हूतियों ने इजराइल पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें और 5 ड्रोन हमले किए हैं। IDF के मुताबिक पिछले 1 साल हूतियों ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें और 170 ड्रोन दागे हैं। इस बीच हूती समाचार मंच ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में हमलों की सूचना दी, लेकिन तत्काल कोई विवरण नहीं दिया गया है। अमेरिकी सेना ने हाल के दिनों में यमन में हूती विद्रोहियों को भी निशाना बनाया है। दूसरी तरफ यमन के साथ इजराइल के गजा पर भी हमले तेज हो गए हैं। गजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रात के समय एक अस्पताल के बाहर इजरायली हमले में 5 फिलिस्तीनी पत्रकारों की जान चली गई। इजरायली सेना ने बताया कि जिन लोगों पर हमला किया गया वो सभी हमास के सदस्य थे, जो पत्रकारों के वेश में आए थे। ये हमला मध्य गजा में नुसेरात शरणार्थी शिविर में अल अवद अस्पताल के बाहर एक कार पर हुआ। पत्रकार स्थानीय समाचार चैनल के लिए काम कर रहे थे। आपको बता दें कि इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ हालिया दिनों में हूतियों के भी जवाबी हमले किए गए हैं। बांग्लादेश के नेताओं ने दावा किया है कि उसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए हिंदुस्तान को एक नोट भेजा है। इसमें शेख हसीना को तुरंत बांग्लादेश भेजने की मांग की गई। बांग्लादेश सरकार ने इसका खूब ढोल पीटा। हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की कि उन्हें बांग्लादेश की ओर से एक आग्रह किया गया है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसके आगे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वैसे इस बात की संभावनाएं बेहद कम है कि हिंदुस्तान बांग्लादेश के आग्रह को स्वीकार करेगा, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि अगर शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले किया जाता है तो वहां की सरकार उनकी जान ले लेगी। इस बीच ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बांग्लादेश की तरफ से जो नोट भेजा गया है वो नोट भी गलत है। उससे लग रहा है कि बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर झूठी जानकारी दी है। जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उन पर ना कोई साइन है और ना ही कोई सबूत है। विदेशी मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, बांग्लादेश ने भारत के साथ एक सामान्य अनुरोध किया है। आमतौर पर जो डिप्लोमेटिक नोट होता है उसमें थर्ड पार्टी को संबोधित किया जाता है, लेकिन इसमें ना तो किसी का हस्ताक्षर है और न ही कोई खास जानकारी। इससे साफ है कि बांग्लादेश ने अब तक कोई औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध नहीं भेजा है। बांग्लादेश अभी भी इस बात की जांच कर रहा है कि भारत और उसके साथ जो प्रत्यर्पण संधि है उसमें कानूनी आधार क्या बनाया जाए, क्या राजनीतिक मामलों को इसमें शामिल किया जा सकता है या नहीं।
अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक क्या एक असंवैधानिक रूप से स्थापित शासन सेना द्वारा अपदस्थ एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है, जिसने उनका इस्तीफा हासिल किए बिना ही उन्हें हिंदुस्तान भेज दिया? वैसे इस बात के संकेत हैं कि हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से बांग्लादेश के आग्रह को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अब बात ब्रिक्स की। सऊदी अरब ने ब्रिक्स में शामिल होने को लेकर फिलहाल अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ये जानकारी रूस की ओर से दी गई है। रूस इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। पहले सऊदी अरब के ब्रिक्स में शामिल होने की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ब्रिक्स सदस्यों पर 100% शुल्क लगाने की धमकी दी, जिसके बाद सऊदी अरब ने ब्रिक्स में शामिल होने की योजना को टालने का फैसला किया है। रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स ने क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उसाकोव के हवाले से बताया है कि ब्रिक्स में सऊदी अरब की एंट्री को रोक दिया गया है। सऊदी अरब को 2023 में ब्रिक्स के विस्तार के लिए इसमें शामिल होने का न्योता मिला था, जिसे उसने लंबे समय तक लटकाए रखा। ब्रिक्स में पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। वहीं अब मिस्र, ईरान, यूएई और इथियोपिया भी ब्रिक्स के सदस्य हैं, लेकिन इस लिस्ट में फिलहाल सऊदी शामिल नहीं हुआ है। बताते चले कि रूस में इस साल अक्टूबर में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के अपनी मुद्रा अपनाने की योजना पर जमकर गुस्सा निकाला था। ऐसे में सऊदी के कदम वापस खींचने को ट्रंप की धमकी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल होने का न्योता मिला था। सऊदी अरब ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए बातचीत भी की थी और इस बीच सऊदी अरब का कहना है कि वो अभी ब्रिक्स में औपचारिक तौर पर शामिल नहीं हुआ है। इस साल अक्टूबर में रूस ने सऊदी को ब्रिक्स का सदस्य भी कह दिया था। बाद में रूस को यह बयान वापस लेना पड़ा था। यानी देखा जाए तो रूस ने फिलहाल सऊदी अरब की ब्रिक्स में एंट्री पर रोक लगा दी है। इससे ब्रिक्स में सऊदी अरब की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। ब्रिक्स में शामिल होने से उसकी आर्थिक और राजनीतिक ताकत बढ़ सकती है। दूसरी ओर सऊदी अरब अमेरिका का भी अहम सहयोगी है। ब्रिक्स में शामिल होने से अमेरिका के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ब्रिक्स में शामिल न होने का फैसला लिया। अब भविष्य में सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होगा या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सऊदी अरब ने ब्रिक्स से दूरी बना ली है और ये फैसला कहीं ना कहीं रूस और ब्रिक्स के लिए एक झटके की तरह है। और अब चलते चलते हुए देखेंगे डॉलर का विकल्प बनते हुए क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बिटकॉइन और अन्य डिजिटल करेंसियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये कदम पश्चिमी देशों के लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के असर को कम करने के उद्देश्य से ही उठाया गया है। रूस के वित्त मंत्री एंटन सिलुआनोव ने इस बात की पुष्टि की है। पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों जैसे चीन और तुर्की के साथ लेन देन करना मुश्किल हो गया है। स्थानीय बैंकों को इन प्रतिबंधों की वजह से कड़े नियमों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रूस से जुड़े लेन देन पर भी नजर रखी जा रही है। बता दें कि इसी साल रूस ने विदेशी व्यापार में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को कानूनी मान्यता दी है और बिटकॉइन सहित अन्य क्रिप्टो करेंसियों को माइन करने के लिए कदम भी उठाए गए हैं। गौरतलब है कि रूस बिटकॉइन माइनिंग के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में शामिल है। वित्त मंत्री सिलुआनोव के मुताबिक फिलहाल एक एक्सपेरिमेंट के तहत रूस में माइन किए गए बिटकॉइन का इस्तेमाल अब विदेशी व्यापार में किया जा रहा है। सिलुआनोव ने यह भी कहा कि इस प्रकार के लेन देन को और विकसित और विस्तारित करने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल से इस दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। उनका मानना है कि डिजिटल करेंसियों में इंटरनेशनल पेमेंट्स का भविष्य छिपा है। बताते चलें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दूसरे करेंसी एसेट्स का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा डॉलर को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अन्य देशों को दूसरे विकल्पों की ओर देखना पड़ रहा है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।